नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी पर हमला किया है। इस बार होलसेल महंगाई शरह ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल अगस्त के महीने में मुल्क का होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI 11.16% से बढ़कर 11.39% पर जा पहुंचा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज़ी के सबब होलसेल महंगाई में इजाफा दर्ज किया गया। इसके साथ ही महंगाई की इस मार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार है। वाज़ेह रहे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब उन कीमतों से होता है जो होलसेल मार्केट में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूल करता है। ये कीमतें होलसेल में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं। उसके मुकाबले में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आम ग्राहकों के जरिए दी जाने वाली कीमतों पर मबनी होता है। CPI पर मबनी महंगाई की शरह को रिटेल इन्फ्लेशन या खुर्दा महंगाई शरह भी कहते हैं। सरकार की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईंधन की कीमतों में तेज़ी के सबब होलसेल महंगाई में इजाफा हुआ है। इस दौरान फ्यूल एंड पावर की महंगाई 26.02% से बढ़कर 26.09% हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी उत्तर प्रदेश में इंतखाबी बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस पर आज तनकीद की और कहा कि उसने अपनी लगन और कुर्बानियों से मुल्क को नई सिम देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे कौमी हीरो से मुल्क की अगली नस्लों को रोशनास नहीं कराया और 20वीं सदी की उन गलतियों का 21वीं सदी का हिंदुस्तान इस्लाह कर रहा है। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने के बाद मोदी ने अपने खिताब में नौजवानों को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के किरदार से तरगीब लेने की अपील की और कहा कि हिंदुस्तान की तारीख ऐसे कौमी हीरों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी मेहनत और कुर्बानियों से मुल्क को नया सिम दिया। ऐसे कितने ही अजीम शख्सियात ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मुल्क की बदकिस्मती रही कि ऐसे कौमी हीरोज से मुल्क की आने वाली नस्लों को रोशनास नहीं कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी कहानियाँ जानने से नस्लें महरूम रह गईं। 20वीं सदी की उन गलतियों को 21वीं सदी का हिंदुस्तान सही कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव, छोटू राम या राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो या मुल्क की तरक्की के लिए उनके किरदार को आगे लाने की ईमानदाराना कोशिश हो रही है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में वर्धा नदी में कश्ती पलटने से बड़ा हादसा सर्जद हुआ। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कई लोगों के लापता होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि नदी किनारे से दूसरी तरफ जाते वक्त कश्ती अचानक उलट गई। हालांकि कश्ती कैसे डूबी इस सिलसिले में फ़िलहाल कुछ भी मुसद्दक़ा तौर पर नहीं कहा जा सकता। हादसा बेनोदा थाने हल्के के
वर्धवा तालुका वाक़े झिंग गांव के पास पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कश्ती पर ज़्यादा लोग सवार थे। कश्ती में 30 अफराद सवार थे, जो कि इस कश्ती की सलाहियत से ज़्यादा थे। नदी में तुग़यानी भी थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ज़्यादा लोगों के सवार होने की वजह से कश्ती पलट गई। कश्ती को डूबते देखकर मकामी लोग वहां पहुंचे और बचाव का काम किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते आसाम में भी कश्ती का हादसा हुआ था। वहां जोरहाट में 2 कश्तियां आपस में टकरा गई थीं, जिसके सबब एक कश्ती पलट गई और इस पर मौजूद 80 से ज़ायद लोग डूब गए थे। बेशतर लोगों को फौरी कार्रवाई करते हुए बचा लिया गया था और कुछ अफराद खुद किसी तरह तैरकर किनारे तक आ गए थे। हादसे में एक खातून की मौत हुई थी और कुछ लोग लापता हो गए थे। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि गुज़िश्ता साल जो तबलीगी जमात के मरकज़ में हुए इज्तिमा में कोविड-19 के ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से केस दर्ज है, वो एक संजीदा मामला है। मरकजी हुकूमत ने यह बात इस केस की सुनवाई के दौरान कही, जिसमें वक्फ बोर्ड ने तबलीगी जमात के मरकज़ को खोले जाने के लिए अर्जी लगाई। वाज़ेह है कि तबलीगी जमात का मरकज़ गुज़िश्ता साल 31 मार्च से बंद है। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि तबलीगी जमात के मरकज़ को हमेशा के लिए तो बंद नहीं किया जा सकता। मरकज़ी हुकूमत के वकील ने कहा कि तबलीगी जमात के मरकज़ को खोले जाने की कानूनी कार्रवाई जायदाद को लीज़ पर देने वाले का इख्तियार है और इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई हो रही है। वकील ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इस ताल्लुक से कोई हक़ नहीं है। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक जज ने कहा कि कुछ लोगों के पास ये जायदाद थी। कोरोना वबा की वजह से एफआईआर हुई और हुकूमत ने केस जायदाद के तौर पर अपने कब्ज़े में ले लिया और अब ये नहीं है कि जायदाद हमेशा के लिए रखी जा सकती है। आप बताएं कि आपने किससे जायदाद ली और कब तक इसे केस प्रॉपर्टी के तौर पर बंद रखेंगे। इस मामले की सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी और अदालत ने इस ताल्लुक से जवाब मांगा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस प्रॉपर्टी को बोर्ड को वापस करे और हुकूमत का इस मामले में कोई किरदार नहीं है। अगर आपने काला कोट पहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। ये अहम तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ 60 साल की उम्र से पहले कोरोना या दीगर वजूहात की वजह से फौत होने वाले वकला के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशा से मुताल्लिक मफाद आम्मा की अर्जी को मुस्तरद करते हुए किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की एक डिवीज़न बेंच ने एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव की दरख्वास्त खारिज करते हुए उन पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया और कहा कि ये पिटिशन मफाद आम्मा की अर्जी नहीं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वकला अपनी बरादरी को एक्सग्रेशिया अदायगी के लिए पिटिशन दायर करते हैं और जज इसे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बेशुमार लोग मर जाते हैं और आप इससे मुस्तस्ना नहीं हो सकते। अगर आप काला कोट पहने हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अदालत के मौक़िफ़ को समझते हुए दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी इजाज़त नहीं दी और दरख्वास्त को खारिज कर दिया। ये भी कहा कि दरख्वास्त में एक भी बुनियाद मुताल्लिक़ा नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। बेंच ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कोरोना की वजह से मरने वालों के लवाहिकीन को इमदादी रकम से मुताल्लिक़ अपना फैसला सुना चुका है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। उनके साथ रियासत के बीजेपी के ओहदेदारों को भी बुलाया गया, जिससे हिमाचल की सियासी गलियारों में एक बहस शुरू हो गई, क्योंकि इतवार के रोज़ ही वज़ीर आला दिल्ली लौटे थे। वहीं कुछ दिन पहले गुजरात के वज़ीर आला के इस्तीफ़ा देने के बाद हिमाचल में भी कई अफवाहों का, कई बातचीतों का बाजार गर्म है। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ वज़ीर आला जयराम ठाकुर और बीजेपी के ओहदेदारों की आज शाम मीटिंग हुई। इसमें रियासत के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना, संजय टंडन और ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज पवन राणा और हिमाचल बीजेपी के सदर सुरेश कश्यप मौजूद थे। क़यास लगाए जा रहे हैं कि इस इजलास में रियासत के सियासी हालात और आने वाले बाई इलेक्शंस को लेकर बातचीत होगी। मुल्क भर में बीजेपी में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस कायदीन को भी वज़ीर आला जयराम ठाकुर को घेरने का मौका मिल गया। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि वज़ीर आला को दिल्ली बुलाए जाने की वजह उन्हें हटाया जाना है, जबकि वज़ीर आला ने बाद में एक वीडियो जारी करके उनके दिल्ली दौरे को लेकर खुलासा किया और ये वजाहत की कि इस दौरे का मकसद सियासी नहीं है। मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि हमारी खबर पूरी रख रहे हैं कि हम कब आ रहे हैं, कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा भी लग रहा है। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मैं पिछला दौरा जो हमारा
दिल्ली का था, उसमें विशेष तौर से आदरणीय राष्ट्रपति जी को हम हिमाचल प्रदेश में निमंत्रण देने के लिए आए थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और हम विधानसभा के एक विशेष सत्र बुलाने के लिए उनको निमंत्रण देने के लिए आए थे, मैं और अध्यक्ष विधानसभा। और उसके अतिरिक्त हम हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके फॉलोअप के लिए आए थे। हमारा वित्त मंत्री जी से मिलना हुआ, हमारे केंद्रीय गृह स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना हुआ, हमारा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे मिलना हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और ऐसे में आज हम फिर से आए हैं, क्योंकि आज की ये बैठक बहुत पहले निर्धारित है, संगठन की बैठक, और उस संगठन की बैठक में हम भाग लेने के लिए आए हैं। अभी हम इस बैठक के बाद कल वापिस होंगे और परसों राष्ट्रपति महोदय जी शिमला आएंगे, उनका स्वागत करेंगे और शिमला का जो निर्धारित कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि हमारी खबर पूरी भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को फरोख्त करने के लिए जारी बोली के अमल में धांधली का इल्जाम लगाया है और कहा कि वो इसके खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में एयरलाइन के लिए माली बोली जमा करने के लिए आखिरी तारीख जो 15 सितंबर से कुछ दिन पहले बोली के अमल को मनसूख करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने शदीद माली बहरान का शिकार एयर इंडिया में 100% शेयर्स फरोख्त करने के लिए गुज़िश्ता बरस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया था। कहा जाता है कि टाटा ग्रुप स्पाइसजेट के प्रोमोटर अजय सिंह के साथ 2 बोली लगाने वालों में से एक है। हालांकि इसकी ना तो कभी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई और ना ही उसकी शिरकत से इनकार किया गया। हुकूमत ने भी एयर इंडिया के अहल बोली दहिंदगान पर खामोशी अख्तियार की और सख्त राजदारी को बरकरार रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये बोली पहले ही गैर कानूनी है, कम से कम ज़रूरत 2 बोली दहिंदगान की है और स्पाइसजेट दरअसल एक बोली लगाने वाला नहीं है, लिहाजा ये एक धोखा है। स्पाइसजेट बड़े माली मसाइल से दोचार है, वो कोई दीगर एयरलाइन चलाने की पोजीशन में नहीं है, यहाँ तक कि एयर इंडिया के साथ इंजमाम वाली एयरलाइन भी नहीं है। इस तरह इस बोली के अमल की कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि टाटा अहल नहीं है, वो पहले ही एयर एशिया केस में मुश्किल में है और एक अदालती केस भी चल रहा है। मैं ये पहले ही सवाल एविएशन की वजारत को तहरीरी तौर पर बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में यकीनी तौर पर अदालत का रुख करेंगे। यूपी असेंबली इलेक्शन नज़दीक आने के साथ ही सभी सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गई हैं। उन सब के दरमियान अपोजिशन भी मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ योगी हुकूमत को घेरने में मसरूफ़ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कायदीन लगातार वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी भी लगातार सोशल मीडिया पर यूपी हुकूमत पर हमला कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर योगी हुकूमत पर हमला किया। राहुल गांधी ने अपने ताज़ा ट्वीट में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर तंज़िया हमला किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जो नफ़रत करे वो योगी कैसा। इन 6 अल्फाज के ज़रिए कांग्रेस लीडर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। गौरतलब है कि एक दिन कबल भी राहुल गांधी ने ऐसा ही ट्वीट किया था जिसमें तंज शामिल था। उन्होंने लिखा था, तुम हिंदू, सिख, ईसाई ना मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना इंसान के हो। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तवील मुद्दत के बाद आज यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िले हाथरस में गुज़िश्ता साल पेश आए असमत दरी के वाक़यात की याद दिलाते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगल को कहा कि खातून मुखालिफ सोच रखने वाले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मियादकार में ख़वातीन को इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज से 1 साल पहले हाथरस में असमत दरी का खौफनाक वाक़या पेश आया था और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुतासिरा कुंबे को इंसाफ व सिक्योरिटी देने के बजाय धमकियाँ दी थी और उनसे बेटी के एहतराम में आखिरी रसूम की अदायगी का हक भी छीन लिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अफसरान वो बीजेपी के कायदीन ने बयान देकर असमत दरी ना होने जैसी बातें कही थी, वो पूरी सरकारी मिशनरी की तवानाई मुतासरा की किरदार कुशी करने में खर्च की गई थी। ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर इतना ख़राब रुख रखने वाली हुकूमत के सरबराह से आप हिस्सासियत की तवक्को रख भी नहीं सकते हैं। यूपी के इंचार्ज ने कहा कि वैसे भी यूपी के वज़ीर आला ख़वातीन मुखालिफ सोच के अगवा हैं। वो कह चुके हैं कि ख़वातीन को आज़ाद नहीं होना चाहिए।
काबिल जिक्र है कि यूपी की सियासत में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को नई जिंदगी देने की भरपूर कोशिश कर रही प्रियंका गांधी योगी हुकूमत के कामकाज पर सोशल मीडिया के जरिए हमला करती रही हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा कि कुछ मालूम नहीं दिल्ली वाले कब उनकी बर्खास्तगी या तबादले की खबर लेकर आ जाएं। ख्याल रहे कि बीजेपी की हुक्मरानी वाली कई रियासतों में वज़ीर आला के तब्दील किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी विजय रूपानी रहे, जिनके मुकाम पर भूपेंद्र पटेल को गुजरात का वज़ीर आला बनाया गया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि जिनको यूपी में सुकूनत देखे बगैर लादा गया था, अवाम इस बोझ को हटा देंगे। अखिलेश के इस ट्वीट का यही मतलब निकाला जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी कई रियासतों में अपने वज़ीर आला को तब्दील कर रही है, कहीं यूपी में भी ऐसा ही ना हो और योगी आदित्यनाथ की जगह कोई नया चेहरा वज़ीर आला के तौर पर सामने आ जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जिनसे हार का डर होता है, लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं। जिनको यूपी में सुकूनत देखे बगैर लादा गया था, अवाम इस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले उनकी बर्खास्तगी या तबादले की खबर लेकर आ जाएं। देखना यह है कि उन्हें पहले कौन हटाता है, उनके अपने या अवाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मंगल के रोज़ पटना से मरकज़ी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में दम है तो तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार दे। अवैसी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को टिकट दिए जाने के सवाल पर कहा कि ऐसे सवाल जेडीयू और बीजेपी से क्यों नहीं किया जाता। प्रज्ञा ठाकुर दूध से धुली है क्या? जेडीयू के कितने एमपीज पर क्रिमिनल केसेस हैं? अवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर असेंबली इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को, आप नहीं बताते। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को टेररिस्ट। सुनिए हम क्या, हम सुनिए आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में ये तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते? आप तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? आपने मांग किया है ना, तो आप तो हम को क्या मानते हैं? हम देखिए, आतंकवादी मानते हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, बक 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 करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर, लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट क्या आप तालिबान को क्या सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी राय क्या है? हम अरे आप लोग इस तरह से जर्नलिस्ट लिंचिंग नहीं करते, सवालात करिए, एक के बाद एक करिए। हम बैठे हैं ना, भाग कहाँ रहे हैं? सवाल एक ही है, सबका सवाल एक ही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब या आपकी पार्टी तालिबान को मानती है? कौन जिम्मेदार है इसका? जयपुर में नीट एग्जाम का पेपर 35 लाख रुपए में एग्जामिनेशन सेंटर से ही आउट कर दिया गया। मोबाइल फोन से फोटो खींचकर सीकर में 2 नौजवानों को भेज दिया गया। उनके मोबाइल में क्वेश्चन पेपर भी मिले। जयपुर पुलिस ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एग्जामिनेशन सेंटर से एक नौजवान लड़की समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे सेंटर के बाहर से ही पेपर को सॉल्व कराने का तय हुआ था। जो कैंडिडेट है उसके अफराद खानदान बाहर गाड़ियों में 10 लाख रुपए लेकर बैठे थे। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नीट का एग्जामिनेशन सेंटर था। एग्जामिनेशन सेंटर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये एग्ज़ाम था। एसएसपी राम सिंह ने
इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसका एग्ज़ाम लिखने के लिए कमरा नंबर 35 से राम सिंह ने बताया कि नवरत्न उसकी पहचान का आदमी है। वो बांसुर में राइफल डिफेंस एकेडमी चलाता है। इसका दोस्त अनिल यादव है और निवाड़ू रोड पर इसका एक दोस्त भी है। उनके पड़ोसी सुनील यादव की भतीजी धनश्री का सेंटर यहाँ पे लगा था। उसको पेपर भेजने के लिए 35 लाख रुपए में डील हुई थी। उसका पेपर मोबाइल से फ़ोटो खींचकर भेजा गया। उसका चचा 10 लाख रुपए लेकर गाड़ी में बैठा था। पंकज यादव और संदीप ने क्वेश्चन पेपर को हल करके राम सिंह को कॉलेज के जो इंचार्ज जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको भेजा और इस तरह ये पूरा धांधली करने की कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 10 लाख रुपए की रकम भी जब्त कर ली। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी दहशतगर्दी की एक साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी तादाद में धमाकू अशिया और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इसके लिए मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों मुश्तबा दहशतगर्दों के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह जुमला 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पकड़ा गया है। राजस्थान में सयाहों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अब बदसलूकी के अमल को काबिले सजा जुर्म के ज़मरे में शामिल किया जाएगा। राजस्थान हुकूमत ने पीर के रोज़ राजस्थान टूरिज्म बिजनेस बिल असेंबली में मंजूर किया। ऐवान में बिल पेश करते हुए वजीर ममलिकत बराए सयाहत गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस तरमीम में सेक्शन 827 को शामिल किया गया। अब इसमें शामिल जराइम नाकाबिले ज़मानत होंगे, जबकि अगर सेक्शन 13 के झैली सेक्शन 3 के तहत जुर्म दोहराया जाता है तो ये सेक्शन 13 के झैली सेक्शन 4 में गैर ज़मानती होगा। हुकूमत ने कहा कि ये बिल साल 2010 में लाया गया था, जिसका मकसद सयाहत के कारोबार को फ़रोग़ देना था। सयाहों को राजस्थान में विखार के साथ वापस लाना और उनके साथ बदसलूकी को रोकना था। ताहम इसमें यह तस्करा नहीं किया गया था कि सज़ा काबिल ज़मानत है या गैर ज़मानती, लिहाजा इसमें तरमीम करनी पड़ी। इस जुर्म को काबिल शिनाख्त जुर्म के ज़मरे में लाया गया है। अब बात कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6,12,609 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। इसी दौरान 8,607 अफराद की कोरोना की वजह से जान गई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में इस मर्ज से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 22,62,53,615 हो गई, जबकि अब तक 46,55,641 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वबा को अब तक 20,29,16,662 लोगों ने मात भी दी है, लेकिन अब भी दुनिया भर में 1,86,81,312 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए मामलात के मुकाबले में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सेहतियाब होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा रही, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 1.09% रह गई। पीर के रोज़ मुल्क में 78,66,950 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 75,22,38,324 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 25,404 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की तादाद 3,32,89,579 हो गई है। इस दौरान 37,127 मरीजों की सेहतियाबी के बाद कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 3,24,00,000 के पार हो गई। एक्टिव मामले 12,062 से कम होकर 3,62,207 रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 और 25 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे, जिसमें वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लीडरों के साथ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने आज सुबह यहाँ ये इत्तला देते हुए बताया कि 24 सितंबर को वाशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा और अमरीकी सदर जोसेफ आर बाइडन के साथ क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 12 मार्च को वर्चुअल तरीके से हुई
इस कॉन्फ्रेंस के बाद पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजारत खारजा के मुताबिक इस मीटिंग में कोविड वबा पर काबू पाने की कोशिशों और कोविड वैक्सीनेशन इक़दाम का भी जायजा लिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद, खुले और जामे शमूलियाती हिंद बहरे अल्कोहल खित्ते को यकीनी बनाने के लिए अपने मुश्तरका नुक्ते नज़र पर गौर करेंगे। इसके अलावा अहम और नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, मेरीटाइम सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद, आफत से निजात, आबो हवा की तब्दीली और तालीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे अफगानियों की डरा देने वाली तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैं। ये तस्वीरें आई थी, हालात अब भी यही हैं। अफगानिस्तानी अवाम हर हाल में अपना मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हज़ारों की तादाद में अफगानी जमा हैं जो पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल ईरान, ताजिकिस्तान और उज़्बेक बॉर्डर पर भी है। 6 सितंबर को ली गई सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि स्पिन बोल्डेक में चमन बॉर्डर पर और तोरखम बॉर्डर पर अफगानियों की भीड़ है। इसी तरह ताजिकिस्तान में शेर खान बॉर्डर, ईरान के इस्लाम कला बॉर्डर पर भी अफगानी जमा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में बॉर्डर पर भीड़ बढ़ी है। चमन बॉर्डर सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका बन गया है। यहाँ लोग ख़ानदान, साजो सामान और बच्चों समेत पहुँचे हैं। काबुल और दूसरे शहरों से भी लोग घर छोड़कर टेम्पररी कैंप्स में रह रहे हैं। पाकिस्तान के तालिबान कनेक्शन को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबानियों और उनकी हुकूमत में शामिल हक्कानी नेटवर्क के दहशतगर्दों को पनाह दी है। ब्लिंकन ने कहा कि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ तालमेल रखना चाहिए। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि तालिबान से पाकिस्तान के कई मफाद जुड़े हैं, इनमें से कुछ अमेरिका के ख़िलाफ़ है। साथ ही कहा कि अब पाकिस्तान की नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई कुछ हद तक कम हुई है। ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दहशतगर्द तंजीम हक्कानी नेटवर्क के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। हक्कानी नेटवर्क अमरीकी फ़ौजियों की मौत और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे जैसे वाक़यात के लिए जिम्मेदार है। As well on India and the role that India is playing in Afghanistan, and it looks at it through that prism as well. All of these things, I think, have influenced what it has done in. सऊदी अरब ने बिला इजाज़त उम्रा अदा करने की कोशिश करने वाले अफराद पर $2,666 यानी 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि मुक़द्दस शहर मक्के मुकरमा की हदूद में बग़ैर इजाज़त के दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर भी $266 यानी 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। कौमी सलामती के इदारे ने बताया कि नए जुर्माने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ममलिकत के एहतियाती और हिफाजती इक़दाम का हिस्सा हैं। उनका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि उम्रे के दौरान तमाम तदाबीर और एहतियाती क़वानीन पर अमल किया जाए। इलाज के लिए अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार, कॉमेडियन और मेज़बान उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल ने तस्दीक की है कि वफाकी हुकूमत के खुसूसी इक़दाम की वजह से उनके वीज़े और सिंध हुकूमत की मेहरबानियों से एयर एम्बुलेंस के इंतजाम हो चुके हैं। उमर शरीफ गुज़िश्ता 1 माह से अलील हैं और वो कराची के आगा खान हस्पताल में ज़ेर इलाज है। कुछ दिन कबल उमर शरीफ ने अस्पताल के बिस्तर से हुकूमत से वीज़ा जारी करने और एयर एम्बुलेंस फराहम करने का मुतालबा किया था। श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस तरह उनका करियर अब ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। उन्होंने अपने नए YouTube चैनल पर इसका ऐलान किया। मलिंगा ने T20 क्रिकेट इंटरनेशनल और घरेलू मिलाकर जुमला 390 विकेट लिए हैं। वो इस फॉर्मेट में चौथे सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।